सफर जिंदगी का बहुत ही हसीन है। सबको किसी ना किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूला करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। सादान साहिब कैसे हैं? कबीरा को इस सवाल की तवक्का ना थी। हैरत से आबरू उठाया। इस बात का मतलब? जब मैं आपके ऑफिस आया था तो मैंने वहां आपके बच्चों की तस्वीर देखी थी, लेकिन सादान साहिब उन तस्वीर में नहीं थे। आपके खानदान वाले कहते हैं कि वो बहुत ट्रैवल करते हैं, इसलिए आपके साथ नजर नहीं आते। आपकी असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि वो इंग्लैंड में होते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? कबीरा बेगम की मुस्कुराहट अब अनका हो चुकी थी। वो तेज नजरों से बस उसे घूरे जा रही थी। मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं मालूम कि सादान साहिब कैसे हैं, क्योंकि वो टेक लगाए बैठा बगौर उसका चेहरा पार रहा था, क्योंकि उन्होंने आपको तलाक दे दी है और अभी तक खानदान वाले वाकिफ नहीं हैं। वो यकीनन दूसरी शादी भी कर चुके हैं, लेकिन आपकी बेटी के मुस्तकबिल की वजह से आप लोगों ने इस बात का ऐलान नहीं किया। मैंने उनके बारे में कुछ जांच पड़ताल करवाई थी। वो कहते हुए नीचे झुका और एक दराज से एक फाइल निकाल के सामने रखी, फिर फाइल को खोला। सादान और आपकी इंग्लिश डाइवोर्स हो चुकी है। वो अब इंग्लैंड में होते हैं और बहुत कम पाकिस्तान आते हैं। वहाँ उनकी एक दूसरी फैमिली भी है। लेकिन ये वो सबसे दिलचस्प चीज नहीं है जो मुझे सादान साहिब के बारे में मालूम हुई थी। वो फाइल के सफ़े पलटाते हुए कह रहा था। कबीरा बेगम के चेहरे का रंग नुचर गया। वो लब भींचे खामोशी से उसे देख रही थी। बियर बॉल अब पीछे हो के बैठा बहुत ही दिलचस्पी से इन दोनों को देख रहा था। और वो दिलचस्प चीज है नंबर्स। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। उसने एक सफ़ा पलटाया और भूरी आंखें उठा के उन्हें देखा। वो दम साधे बैठी थी। नंबर्स कहते हैं कि आप शादी से पहले एक बहुत मतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी। सादान आपके रिश्तेदार थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे। उनके और आपके वालिद के माली हालात में जमीन आसमान का फर्क था। आप दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत मुख्तलिफ थे। आपकी एक शादी पहले भी हुई थी जिससे आपकी बेटी अनाया थी। आप मुतलका थी, एक बेटी की माँ थी। सादान ने आपसे शादी करके आपकी बेटी को भी अपना नाम दिया। क्यों? वो खामोश रही, बस तेज नजरें उस पर जमी रही। मैं बताता हूँ। एक अमीर आदमी एक आम घराने की लड़की से क्यों शादी करेगा? क्या उसकी खूबसूरती की वजह से? मेरा नहीं ख्याल। इसको आपसे बेहतर अमीर लड़की मिल सकती थी। क्या आपके इखलाक की वजह से? हम सब जानते हैं कि वो कैसा है। फिर आपकी शादी कैसे हुई? चंद लम्हे के लिए ऑफिस में खामोशी छा गई, क्योंकि आपने उन पे सहरे इश्क करवाया था। नहीं, उनके लब हिले। अंदाज दो टोक था। करवाया था, और यकीनन उसी जादूगर से करवाया था जिससे हलाल के बाप ने मेरी माँ पे सहरे इश्क करवाया था। नहीं, लेकिन माहिर सुने बगैर कह रहा था, और ये इस जादूगर की फीस है। वो आपसे इस जादू के फीस नहीं लेता, वो आपका बच्चा ले लेता है। सहरे इश्क से पैदा होने वाला बच्चा उसको चाहिए होता है, क्योंकि वो बच्चा किसी वजह से खास होता है। उसे इस बच्चे से कोई काम लेना होता है। उसी ने आलियान को अगवा किया है, उसी ने हलाल को हमसे छीना है। ये है मेरी और आपकी कहानी में मुश्तरक चीज, जिसे मैं इतने महीने से ढूंढ नहीं सका था, क्योंकि एक नजर बियर बोर्ड पे डाली मैं भटक गया था। बर्फ का मुजस्मा चटखा। कबीरा बेगम ने आबरू उचकाए, गहरी सांस ली। इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मैंने सादान पे जादू नहीं करवाया था। उनका अंदाज कती और दो टोक था। मैंने बहुत जादू किए और करवाए हैं, लेकिन हमारी शादी जादू से नहीं हुई थी। कुछ था उनके लहजे में जो अटल था। फिर कैसे हुई थी? वो चौंक के उन्हें देखने लगा। दुआ से। मैंने दुआ करवाई थी। किस से?
वो तेजी से आगे हुआ, एक नेक बुजुर्ग से जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहां चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैं नहीं मानता, आपकी शादी सहरे इश्क से हुई थी, उसने जोर दिया। कबीरा ने शाने उचका दिए। ना मानो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। अब मैं चलूंगी। क्या आपने कभी आलियान को ढूंढने की कोशिश नहीं की? बियर बॉल खनकारा। उन्होंने रुख मोड़ के तेज नजरों से उसे देखा। की थी, बहुत की थी, लेकिन वो नहीं मिला। और अब चाहती हैं कि दुनिया की हर माँ से उसका बच्चा छिन जाए। आप एक सैडिस्टिक इंसान हैं, सोशियोपाथ, और एक दिन आप अपनी लगाई हुई आग में जल जाएंगी, माहिर स्पॉट लहजे में कह रहा था। और ये पतली सिलिकॉन की नाक आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही। बियर बॉल फरीद ने लुकमा दिया। कबीरा बेगम ने कह के बैग उठाया और इन दोनों में एक अचटती नजर डाल के दरवाजे की तरफ भाग गई। क्या वाकई उसने दुआ करवाई होगी? मैं समझ नहीं सका। उसके अंदाज से लगता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हलाल और आलियान में यही एक मुमासलत है। कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। वो गहरी सोच में गुम दिखाई देता था। बियर बॉल ने बंद दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से कबीरा बेगम गई थी। ये क्यों चाहती हैं कि हर माँ अपना बच्चा खो दे? क्योंकि गम हर इंसान को मुख्तलिफ तरीके से छूता है। किसी का बच्चा खो जाए तो वो चाहता है कि सारी दुनिया की माएं भांज हो जाएं, और किसी का दिल चाहता है कि वो इस जादूगर को ऐसी सजा दे कि वो किसी भाई की बहन ना छीन सके। गम इंसान के अंदर का शर या खैर बाहर ले आता है। वो अभी तक इस बंद दरवाजे को देख रहा था। ऐसा क्या था जो वो मिस कर रहा था? अपार्टमेंट के किचन में बेक हुए लजानिया की खुशबू फैली थी। अपार्टमेंट के किचन में बेक हुए लजानिया की खुशबू फैली थी। कशमाला ने एहतियात से बेकिंग डिश ओवन से निकाली, उसे स्लेब पर रखा, फिर दस्ताने वाले हाथ से फॉइल उतार के उसकी शक्ल देखी। वो अच्छा लग रहा था। चेहरे पे मुस्कुराहट उतर आई। फिर उसने बाल दुरुस्त किए। फाख्ता वाला लॉकेट जो लिबास में छुप जाता था गिरेबान से निकाल के सामने किया। खुद पे एक आखिरी तनकीदी नजर डाल के वो लजानिया की डिश के लिए बाहर आ गई। उसका रुख अपने से ऊपर वाले फ्लोर की जानिब था। मतलूबा अपार्टमेंट के सामने रुक के उसने बेल बजाई। लबों पे मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे बाद ही दरवाजा खुल गया। वो जैसे उसके इंतजार में थी। कशमाला मुबीन को जद्दा आने के बाद बिला आखिर मुझसे मिलने का वक्त मिल ही गया। वो एक क्यूट सी छोटे बालों वाली लड़की थी। उसे देखते ही गर्म जोशी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर गर्म डिश की वजह से ठहर गई। गले मिलने का इरादा मौकूफ किया और पहले डिश उसके हाथ से ली। अब वो दोनों अंदर, फिर अलहदा होके मुस्कुरा के उसे देखा। मैं इतनी खुश हूं कि कुछ कहने के लिए लब खोले। जब निगाह उसके गिरेबान पे झूलती स्याह फाख्ता पे पड़ी, लड़की के आबरू खुशगवार हैरत से उठे। यानी तुमने इसको पहनने का फैसला कर लिया? कशमाला ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया। वो दोनों वहीं चौखट पे खड़ी थी और वक्त यूं थम गया जैसे जम गया हो, जैसे इस गर्म शहर को बर्फ ने जमा दिया हो। रेत के जर्रे भी बर्फ हो गए हों और इस जमे हुए वक्त को यहीं रोक के हम तुम्हें चंद बरस पीछे ले जाएंगे। हमारी कहानी शुरू होने से 3.5 साल पहले ओशन पे उतरने वाली वो एक ठंडी सा पहर थी। नीले और सब्ज रंगों से सजा ओशन मेहमानों से भरा था। ये कशमाला की सरप्राइज बर्थडे, जिसमें उसको ओशन में आग लगने का बताया गया था, से करीबन 6 माह बाद का वक्त था। अब ओशन पहले से ज्यादा पुरहिजूम होता था। अलबत्ता उसकी मेज कुर्सी वहीं होती थी, बोगनवेलिया की छांव में दीवार की ओट में रखी मेज, जिस पे बैठ के वो खुशगवार मौसम में काम किया करती थी। उसके चेहरे के दाने अब बहुत कम हो चुके थे। उसके बाल कदरे लंबे थे, जिनको उसने फ्रेंच चोटी में बांध रखा था और एक लिट गाल से टुकरा रही थी। सब्ज आंखें धूप से सुनहरी लग रही थी। कान, गर्दन और उंगलियां किसी किस्म के जेवर से खाली थी। लैपटॉप स्क्रीन पे उसके सामने एक बिजनेस प्लान खुला था, बुटीक बेकरी का प्लान। वो बार बार कुछ टाइप करके मिटा देती। दफ्तर उसने गर्दन मोड़ के बरामदे में रखी उस मेज को देखा जो फिल वक्त खाली थी और उस पर रिजर्व्ड कार्ड साइन रखा था। 6 माह पहले उसी मेज पे बैठे एक घुंघराले बालों वाले नौजवान और सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की बात से उसको बेकरी का आइडिया आया था। आज ये साहिब नहीं आए? उसने पास से गुजरते एक वेटर को पुकारा। वेटर ने एक नजर खाली मेज को देखा, फिर हैरत से कंधे उचका दिए।
पता नहीं, वैसे मलिक साहिब हर रोज इस वक्त तक आ जाते हैं, शायद वापस कतर चले गए हों। फिर उसने खुद ही अपनी नफी की। नहीं, उन्होंने पूरे एक हफ्ते के लिए ये मेज बुक करवाई थी। अभी उनके जाने में 2 दिन हैं। उस सफेद बालों वाले आदमी का नाम मालिक था, लेकिन अंग्रेजी में उनका नाम लिखे जाने के बायस वहाँ के लोग उनको मलिक और मालिक दोनों कहते थे। इन सब को बस इतना मालूम था कि वो कतर का एक अमीर बूढ़ा है, जिसका रियल एस्टेट का कारोबार बहुत से मुल्कों में फैला है। वो हर चंद माह बाद इस्लामाबाद आता था और यहाँ लाजमी आता। वो किसी से मुखातिब नहीं होता था, बस एक रिपोर्ट की तरह बैठ के लैपटॉप पे काम करता, कोकोनट मिल्क की कॉफी पीता और भारी टिप देकर चला जाता। आज ना जाने अभी तक क्यों नहीं आया था। फिर उसकी निगाह बरामदे के दूसरे सिरे पे रखी मेज तक गई। वहां एक छोटे बालों वाली लड़की बैठी खटाखट लैपटॉप पे टाइप किए जा रही थी। रामीन की कॉफी उसको पहुंचाते रहना, उसने वेटर को हदायत दी। वो मुस्कुरा दिया। जी मैम, अब तक सब जान चुके हैं कि हमारी राइटर साहिबा, लड़की की तरफ इशारा किया, आपके वालिद के दोस्त की बेटी हैं, और जब तक उनकी किताब खत्म नहीं होगी उनकी टाइपिंग की खट खट हमें सुननी पड़ेगी। राइटर नहीं हूँ मैं, शायरा हूँ, शायरा, लड़की ने सर लैपटॉप से उठाए बगैर पुकार के कहा। वेटर ने घर भरा के उस तरफ देखा, फिर जल्दी से वहां से गायब हो गया। माला अलबत्ता हंस दी। कैसी है हमारी शायरा? वो उठ के उसके पास चली आई। रामीन ने उंगलियां बाहम फंसा के बाजू लंबे किए। जोड़ों से कड़ा के निकलने की आवाज आई। फिर चेहरा उठा के बेबसी से उसे देखा। बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा जा रहा, क्या करूं? हम तो बस तुम्हें फ्री कॉफी दे सकते हैं, लिखना तुम्हारा अपना काम है। मुस्कुरा के कंधे उचकाए। वैसे माला, अगर ओशन जैसा पुरसकून रेस्टोरेंट ना होता और आप मुझे अपने साथ रहने की ऑफर ना करती तो मैं अपनी खाला के घर रह के बिल्कुल काम ना कर सकती। 15 बच्चे हैं इस घर में, 15। पहले तुमने 5 बताए थे। हर बच्चा 3 के बराबर है ना? उसने आंखें घुमाई। वो हंस दी। रिलैक्स, तुम अपनी किताब मुकम्मल कर लोगी, डोंट वरी। नरमी से उसका कंधा थपका। मजीद कॉफी भिजवाऊं? बहुत ख्याल से पूछा। रामीन ने मासूमियत से पलकें झपकाई। अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि मैं फ्री कॉफी के लिए यहाँ आती हूँ। वैसे आप कितनी अच्छी और मेहरबान हैं। पहले कप का बिल हम तुमसे हमेशा वसूल करते रहेंगे, तुम्हारे इस मक्खन के बावजूद। उसके बाद के सारे कप फ्री हैं। रामीन हंस दी, फिर गर्दन ऊंची करके खाली मेज को देखा। वो सड़े हुए साहिब आज नहीं आए? इस वक्त तक आ जाते हैं। माला ने लाइल्मी से कंधे उचका दिए। गैर शौरी तौर पे उसे भी उन्हीं का इंतजार था। एक आदत सी हो गई थी। हेलो पिंपल्स, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वो एड़ियों पे घूमी, फिर सामने से आती लड़की को देख के मबहूत रुक गई। वो मुस्कुराती हुई लड़की, अगर उसके चेहरे को कम उम्र कर दो, बालों को स्याह करके एक गुलाबी हेयर बैंड लगा दो और स्कूल यूनिफॉर्म पहना दो तो वो एक लम्हा भी नहीं लगा था उसको पहचानने में। हेलो अलीजा, वो उसी संजीदगी से बोली। अलीजा नामी लड़की ने सिल्क का लंबा गाउन पहन रखा था, हाई हील्स, कलाइयों, कानों और उंगलियों में धमकते हीरे। वो अच्छे हाल में लगती थी। मेरे हस्बैंड ने इस रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ की थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तुम्हारा होगा। कैसी हो? वो ऐन माला के सामने आ रुकी। रामीन अपने लैपटॉप से चेहरा उठाए इन दोनों को देख रही थी। अच्छी हूँ, माला मुस्कुराई तक नहीं। अलीजा ने उसके चेहरे के दानों को देखा, तकरीबन पहले जैसी हो, थोड़े से दाने कम हुए हैं। रामीन के माथे पे बल पड़े। ये कौन है माला? तेज नजरों से उसे घूर के पूछा। ये एक वॉच थीफ, घड़ी चोर है। उसने मेरे स्कूल में सरतार की घड़ी चुराई थी। मैं जानती थी, लेकिन इस वक्त मैं किसी को बता नहीं सकी। नतीजतन एक गेट कीपर शकूर को निकाल दिया गया। कशमाला मुबीन बस संजीदगी से बोली थी। अलबत्ता अलीजा की रंगत बदली, माथे पे सिलवटें उभरी। हाउ डेयर यू! बैठो अलीजा और कुछ खाओ पियो, वो कह के आगे बढ़ गई। अलीजा जो गुस्से से बहुत कुछ कहने वाली थी, रुक गई। इधर उधर देखा, फिर मुस्कुरा के गहरी सांस ली, खुद को नॉर्मल किया और लॉन की एक मरकजी कुर्सी मेज पे जाके बैठ गई। वो अंदर आई तो कदरे परेशान लगती थी। फ्रंट डेस्क के पास रुकी। वहां मौजूद नौजवान ने बगौर उसका चेहरा देखा। खैरियत मैम? एक मुश्किल मेहमान हमारे रेस्टोरेंट में इस वक्त मौजूद है। ऐसे मेहमान अपने साथ मुश्किलें लाते हैं।
پھر اس نے اس طرح بھی انداز میں انگلیاں مروڑی۔ اسی پل رامین اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے آبرو خفگی سے تنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو اپنے چہرے کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت کیسے دی مالا؟ ایک لگا دیتی رکھ کے۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی؟ مزید کیا برا کروں اس کے ساتھ؟ رامین نے حیرت سے گلاس بول کے باہر دیکھا جہاں وہ لون میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ قیمتی لباس، برانڈڈ بیگ، ہیرے اور نگینے پہنے وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اچھی بھلی حالت ہے اس کی، قابل ترس ہے وہ رامین۔ گریجویشن کے دوران اس نے ایک شادی شدہ امیر آدمی کی طلاق کروا کے اس سے شادی کی۔ ڈگری مکمل نہیں کی بلکہ اپنی ساری توانائیاں اس آدمی کا دل جیتنے پہ لگا دی۔ پھر اس نے اپنے جسم کو ان چیزوں سے سجانا شروع کیا جو اس کے شوہر کی وجہ سے اسے ملی ہیں۔ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ رامین منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خبر نامہ پڑھنے کے انداز میں بتا رہی تھی، اور شوہر بھی ایسا جو اس کو اپنے ساتھ ڈرگز کرنے پہ مجبور کرتا ہے، نہ کرے تو اس کو مارتا ہے، پھر وہ اس کے پیروں میں گر کے معافی مانگتی ہے، پھر دونوں کی صلح ہو جاتی ہے اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ فیس بک، اس نے شانے اچکائے۔ پہلے وہ اس کے ساتھ ڈرگز کرنے کی ویڈیوز لگاتی تھی، پھر شوہر اس کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کے لگاتا تھا۔ صلح کے بعد دونوں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے تھے، اور یوں دونوں میاں بیوی اس شہر کی ایلیٹ کے لیے ایک ہاٹ گوسپ ہیں۔ اس کی ہمیشہ سے یہی فینٹیسی تھی کہ کوئی مرد اس کے لیے ہیرے لائے، تو اس کو وہ مل گیا۔ میں اس سے کیا لڑوں؟ اس کی حالت پہلے ہی قابل ترس ہے۔ مالا نے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پار دیکھا۔ اس کے انداز میں ہلکا سا اضطراب تھا۔ پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ مشکل مہمان اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتے ہیں۔ برآمدے میں رکھی ریزروڈ میز ابھی تک خالی تھی، نہ جانے وہ صاحب آج کیوں نہیں آئے تھے۔ عبد المالک فرید اپنے ہوٹل سویٹ کے لونگ روم میں بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے۔ ان کے چہرے پہ ناپسندیدگی تھی۔ ایک ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دھمک رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر واٹس ایپ کا ان باکس کھلا تھا۔ وہاں سامنے 3 چیٹس جگمگا رہی تھی۔ عشا فرید۔ انہوں نے چیٹ کھول لی اور تازہ ترین آڈیو میسج کھولا۔ بابا، میں تنگ آ گئی ہوں پرویز کے گھر والوں سے، ہر وقت مجھے آگے طویل شکایتیں تھی۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا اور دوسری چیٹ کھول لی جس پہ فاریہ لکھا تھا۔ بابا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عزیر مزید اسکاٹ لینڈ یارڈز کی نوکری نہیں کر سکتا، اس کو اپنا کچھ کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے فرید ہولڈنگ میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے؟ مالک فرید کے ماتھے پہ بال پڑے۔ انہوں نے جواب دیے بنا اگلی چیٹ کھولی۔ زارا۔ بابا پلیز ماہر سے بات کریں۔ اس کی آواز روتی ہوئی تھی۔ وہ آج کل مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، ملتا بھی نہیں ہے، وہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ بابا مجھے لگتا ہے وہ کسی سے ملنے جاتا ہے۔ انہوں نے اکتا کے چیٹ بند کی۔ وہ اس پیغام کو پورا سننا نہیں چاہتے تھے۔ چند لمحے وہ افسوس بھری نظروں سے ان تینوں چیٹس کو دیکھتے رہے۔ دفتر دروازہ کھٹکا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھے اور دروازے تک گئے، پھر جیسے بہت برداشت کر کے اسے کھولا۔ چوکھٹ پہ رابیل کھڑی تھی، پرس کوہنی پہ ڈالے، اٹھی گردن مگر ویران چہرے والی رابیل مالک کو دیکھ کے سوگواریت سے مسکرائی۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو رابیل؟ وہ واپس اپنے صوفے پہ بیٹھ گئے اور رابیل سامنے رکھی اونچی کرسی پہ براجمان ہو گئی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں شمس اور حلال کے ساتھ پاکستان آئی تھی، شمس کے رشتہ داروں سے ملنے۔ کل ہماری واپسی ہے۔ تم یہاں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ وہ میرے پاس پہ زور دے کر بولے تھے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ رابیل کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ تم نے میرے بھائی کو بہت دکھ دیے اور اب اپنی زندگی دیکھو، کیا رہ گیا ہے تمہارے پاس؟ خیر، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مدعے پہ آؤ۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، ان کے ہر انداز سے اکتاہٹ ٹپکتی تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے مالک، ان کے انداز میں لجاجت تھی۔ اور میں کیوں کروں گا تمہاری مدد؟ میں ماہر نہیں ہوں جو حلال کی وجہ سے پگھل جاؤں گا اور وہ سب بھلا دوں گا جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ مت بھلاؤ، لیکن اگر قاسم زندہ ہوتا تو وہ میری مدد کرتا۔ چند لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، پھر مالک نے گہری سانس لی۔ کیا چاہتی ہو؟ میں شمس کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں، ماہر، بیئر بول اور حلال کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ مالک کا چہرہ ویسا ہی رہا، سپاٹ برف سا۔ تو عدالت جاؤ، انگلش ڈائیورس آسانی سے مل جاتی ہے۔
शम्स खतरनाक आदमी है, जब तक तुम लोग मुझे सपोर्ट ना करो मैं उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकती। माहिर से बात की? उससे क्या बात करूं, वो तो आजकल अपने हवासों में नहीं लगता, अजीब सा रवैया हो गया है। वो तलक हुई। मैं शम्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है खुद करो, जैसे कासिम से अलग होके खुद उससे शादी की थी। मालिक प्लीज। उनकी आंखों से आंसू टूट के गिरे। मैं मुश्किल में हूँ, एक जहन्नुम भरी जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं नहीं उससे अकेले लड़ सकती। मालिक फरीद ने एक नजर अपने मोबाइल पे डाली। वो 3 चैट्स अब भी सामने थी। फिर सामने सोफे पे बैठी औरत को देखा। उनकी बर्फ जैसी आंखों में अफसोस उभरा। मेरी माँ जैसी बहादुर औरतें अब इस दुनिया से खत्म होती जा रही हैं राबेल। तुम सब औरतें मर्दों के हाथों मैन्युपुलेट हो रही हो। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद अपनी मदद ना करो। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? राबेल ने हथेली की पुश्त से आंसू साफ किए। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा एतबार नहीं करता। ये भी शम्स और तुम्हारी कोई चाल होगी। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ लाई हूँ। उन्होंने झुक के हैंड बैग में हाथ डाला और जब उसे बाहर निकाला तो उसमें एक सफेद मखमली डब्बिया थी। मालिक फरीद चौंके। ये तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी माँ को दिया था। मेरी माँ एक बहादुर औरत थी। वो बुड़बुड़ाए। नजरें डब्बी पे थी। और कासिम ने ये मुझे दिया था, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं थी। हाँ, मैं उसके काबिल नहीं थी। जब मैंने शम्स से शादी की तो तुमने मुझसे एक चीज वापस मांगी थी, तुम्हारी माँ की निशानी। उन्होंने डबिया सामने की। और तुमने बहुत गरूर से कहा था कि जो तुम्हारा है वो तुम वापस नहीं करोगी। और तुम बहुत से नगीने और हीरे समेट के ले गई थी। वो अभी तक उसी डबिया को देख रहे थे। और आज मैं तुम्हें ये वापस करने आई हूँ, अपने गरूर पे पैर रख के। शायद मेरे इस अमल से तुम्हें मेरा एतबार आ जाए। उन्होंने डबिया सामने मेज पे रख दी। ज़ारा की ख्वाहिश थी कि ये उसे मिले, अब तुम ये उसको दे सकते हो। राबेल मुल्तजी नजरों से उन्हें देख रही थी। मालिक फरीद चंद लम्हे उस डब्बी को देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से शाने उचकाए। मेरे लिए अब ये ब्रोच कोई मायने नहीं रखता। जब मैं उसे अपनी बेटियों को देना चाहता था तब। वो रुके और बात अधूरी छोड़ दी। राबेल ने गौर से उन्हें देखा। तुम अपनी बेटियों से मायूस हो? वो खनकारे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, उसे वापस ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। गरूर पे पैर रख के आई हूँ, अब पैर नहीं उठा सकती। ये तुम्हारी माँ का था, आज तुम्हारी अमानत मैंने वापस कर दी। वो उठी और पर्स उठा के एक नजर उन्हें देखा। वो वहीं बैठे रहे, किसी बर्फ के मुजस्मे की तरह। वो कुछ कहे बिना दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो मालिक फरीद धीरे से टांग हटाई, आगे झुके और सफेद मखमली डब्बी उठाई। बर्फ जैसे चेहरे पे बहुत से जज्बात उभरे। उन्होंने डब्बी को उंगलियों से छुआ, फिर गहरी सांस नाक से खींची, जैसे माँ की खुशबू को महसूस किया हो। डब्बी खोलते हुए उनकी उंगलियों में लर्जिश थी। अंदर एक छोटा सा ब्रोच दमक रहा था, सोने की बनी फाख्ता जो सयाह नगीनों से ढकी थी। वो एक सुरमई रंगों में सजा ऑफिस था। बड़ी मेज के पीछे खाली कुर्सी रखी थी। मेज के सामने एक सीटिंग एरिया बना था जहां एक लंबा सा काउच रखा था और उसके मुकाबिल एक कुर्सी पड़ी थी। ये एक साइको थेरापिस्ट की कुर्सी थी और इस वक्त एक उधेड़ उम्र थेरापिस्ट उस कुर्सी पे बैठा था। घुटनों पे नोटबुक रखे, टांग पे टांग जमाए, वो ऐनक के पार से सामने काउच को देख रहा था। माहिर उस काउच पे बैठा था, यूं के किनारे पे था, कदरे गैर आरामदेह सा, इस तरह भी अंदाज में उंगलियां मरोड़ता। आप काउच पे लेट सकते हैं, मैं किसी के ऑफिस में जाके काउच पे कैसे लेट सकता हूँ? नो थैंक्स, कदरे नखुवा से कहा, साथ ही गैर आरामदेह अंदाज में इतराफ में देखा। उसकी आंखों तले हल्के थे और चेहरा मजीद दुबला हो गया था। आपने कहा आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। थेरापिस्ट ने तहम्मुल से बात का आगाज किया। आवाजें और शक्लें जिनका वजूद नहीं होता, क्या इन शक्लों को डिस्क्राइब कर सकते हैं? बिच्छू, सांप और हाँ, मुझे ख्वाब में स्याह रंग का घोड़ा नजर आता है जिसके मुंह पे खून लगा है। क्या आप बिच्छू से डरते हैं? माहिर ने पहलू बदला, चेहरे पे नागवारी उभरी। मैं किसी चीज से नहीं डरता सवाए उस चीज के कि मेरा जहन मेरे साथ ऐसे खेल क्यों खेल रहा है। मुझे अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका बचपन कैसा था? मेरे बचपन का इससे क्या ताल्लुक? उसने कोफा से आबरू उठाए। ये एक गलत फैसला था, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इंसान के बहुत से ट्रॉमास का ताल्लुक उसके बचपन। ट्रॉमा नहीं है मुझे डॉक्टर, मुझे चीजें नजर आती हैं।
जो वजूद नहीं रखती। वो जोर देकर बोला, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी ने कही नहीं होती। मुझे कोई दवा दें जिससे ये सब बंद हो जाए। मैं समझ सकता हूँ। उसने नरमी से सर हिला दिया। जब आप शदीद खौफजदा होते हैं तो क्या करते हैं? मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ, लंबी ड्राइव पे। इससे मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। उसने टाई की नोट ढीली की। थेरापिस्ट के ऑफिस की सुरमई दीवारें घुटन का एहसास दिला रही थी। आपका अपनी माँ से ताल्लुक कैसा है? माँ कहाँ से आ गई दरमियान में? वो एकदम टांग से टांग हटा के चलाया। चेहरा सुर्ख हुआ। मैं अपने मसले के लिए आया हूँ, माँ के लिए नहीं। मैं इस मसले की जड़ तक पहुँचना चाह रहा हूँ ताकि यू नो व्हाट, आपको खुद एक थेरापिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर ने नरमी से उसे रोकना चाहा, लेकिन वो बाहर निकल गया। लिफ्ट की तरफ जाते हुए वो बुड़बुड़ा रहा था, थेरापिस्ट के नाम पे स्कैमर बैठे हैं यहाँ। पैसे दो और बात करवा लो उनसे। इससे बेहतर इंसान किसी दोस्त से बात कर ले। हेलमेट के लिए वो बाहर निकल आया। पार्किंग एरिया में एक स्याह और सिल्वर रंगों से मुज़य्यन हार्ले डेविडसन हैवी बाइक उसकी मुंतजिर थी। उसने बुरबुराते हुए हेलमेट चढ़ाया, फिर ग्लव्स पहने और सनग्लासेस आंखों पे लगाए, फिर बाइक के हैंडल्स पे हाथ रखे। अब वो पहचाना नहीं जा रहा था। एक गहरी सांस लेकर ताज़ा हवा को अंदर उतारा और बाइक आगे बढ़ा दी। बाइकिंग बेहतर थी थेरेपी से। अलबत्ता आज बाइकिंग भी उसका खराब मूड बहाल नहीं कर सकी थी। जब वो ऑफिस से दाखिल हुआ तो माथे के बल हनूस बरकरार थे। अंदर आते ही हेलमेट और ग्लव्स एक नौजवान असिस्टेंट की तरफ करीबन उछाले, जिसने उन्हें जल्दी से थाम के गिरने से बचाया। फिर एक नजर लॉबी के सोफों पे डाली जहां चंद लड़कियां कितार में बैठी थी। सर, आपकी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए चंद उम्मीदवार आए हैं। क्यों? क्योंकि नौजवान घबराया और आवाज धीमी की, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते आपने गुस्से में अपने सेक्रेटरी को फायर कर दिया था। माहिर फरीद ने कोफा से उस तरफ देखा। एक नई मुसीबत। वहां 4 लड़कियां करीब करीब बैठी थी, हाथों में फाइल्स फोल्डर्स पकड़े वो उसी को देख रही थी, कुछ नर्वस कुछ उम्मीद से। उसकी निगाहों ने चंद सेकंड में इन सब को स्कैन किया, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर वापस असिस्टेंट की तरफ मुड़ा। बाकी सबको घर भेज दो और पौनी वाली को मेरे ऑफिस में। असिस्टेंट ने चौंक के तीसरे नंबर पे बैठी ऊंची पौनी वाली लड़की को देखा, जिसकी स्याह आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो भी उसी तरफ देख रही थी। आपने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? वो परेशान हुआ। उसके जूते देखो, उसे नए जूते खरीदे अरसा हो गया है। उसे जॉब चाहिए, वो टिक के काम करेगी और नखरे नहीं करेगी, और मुझे इस पे कम से कम गुस्सा आएगा। फिर रुक के असिस्टेंट से पूछा, इसका नाम क्या है? इशारा पौनी वाली की तरफ था। सबरीना। उसने फाइल से देख के सरगोशी में बताया। वो सर हिला के आगे बढ़ गया। ये अगली सपहर का जिक्र है। ओशन के किचन में इस वक्त बहुत सी खुशबुएं और धुएं बिखरे थे। वो सर पे कैप बांधे, कमर पे हाथ बांधे काउंटर के पीछे से गुजर रही थी, गर्दन तिरछी किए, नजरें काम करते शेफ के हाथों पे जमी थी। वो खामोशी और महारत से अपने काम में मसरूफ थे। कहीं छुड़े कुछ कट रहा था, कहीं ब्लेंडर चल रहा था। माला किचन का दरवाजा रामीन के हेयर बैंड वाले सर ने अंदर झांका। वो चौंकी, फिर तेजी से उस तरफ आई। कुछ चाहिए था रामीन? वो कभी यूं किचन में दाखिल नहीं हुई थी। उसका माथा ठुनका। मुझे नहीं, लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड को जरूर कुछ चाहिए। क्या? थोड़ी सी सैनिटी। उसने कनपटी के करीब उंगली ले जाके दायरा बनाया। वो लपक के बाहर आई। हाल अबूर करके ग्लास डोर खोला तो बरामदे में आने से पहले ही सारी कहानी समझ में आ गई। आज अलीजे के साथ एक दूसरी लड़की भी मौजूद थी। सामने एक वेटर सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था और वो हाथ उठा के ऊंचा ऊंचा कह रही थी, अंधे हो क्या? मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया है। लॉन में बैठे मेहमान गर्दने मोड़ मोड़ के उसे देखने लगे। कशमाला करीब आके खनकारी, फिर एक नजर अलीजे को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ अलीजे? नरमी से पुकारा और बेड़े को जाने का इशारा किया। 1 मिनट, ये कहाँ जा रहा है? इससे कहो मुझसे माफी मांगे। वो आज गुलाबी रंग का सिल्की गाउन पहने हुए थी। गर्दन में मोतियों की चंद मालाएं थी और मेकअप से लबरेज चेहरा जो सुर्ख पड़ रहा था। उसे हल्का हल्का पसीना भी आ रहा था और तनफ्फुस बेतरतीब था। उस तनफ्फुस से उठती मखसूस महक वो सूंघ सकती थी। मुझे तुम्हारा ड्रेस खराब नहीं हुआ, मुझे एक भी दाग नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा कॉफी भिजवा देती हूँ।
तहम्मुल से कहकर वो वापस बरामदे तक आई। अलीज़े पीछे से जोर से चलाई थी, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। आज सफेद बालों वाले साहिब अपनी मखसूस कुर्सी पे बैठे थे। सामने लैपटॉप रखा था और नजरें स्क्रीन पे नहीं थी। हाथ में एक सफेद डबिया पकड़े वो कुछ सोच रहे थे। वो करीब से गुजरी तो वो धीरे से बोले, आप उसको शैलो ईगो की तशबीह के लिए खुद कॉफी नहीं बनाएंगी? आप उसकी शैलो ईगो की तशबीह के लिए खुद कॉफी नहीं बनाएंगी? आवाज पे वो उनकी जानिब घूमी। वो डबिया रख के अब एक किताब उठा रहे थे। आपने अभी तक मेरी इस बात को माफ नहीं किया? फिर मुस्कुरा के सर हिलाया जैसे शिकस्त तस्लीम की हो। चले, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे उस रोज ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए थी। आपने 6 माह बाद तस्लीम करके मेरी शैलो ईगो की तस्कीन कर दी। वो मुस्कुराए नहीं, बस किताब पे नजरें जमाए रखी। वो ओशन रिलैक्स होने आते थे। चंद कॉल्स की, थोड़ा सा काम किया, लेकिन आज वो रिलैक्स्ड नहीं लग रहे थे। कुछ मुख्तलिफ था। ये लो, अब हो गया मेरा ड्रेस तबाह। अलीज़े की आवाज ने उसे चौंकाया। वो तेजी से एड़ियों पे घूमी। अलीज़े ने कॉफी का आधा कप अपनी कमीज के दामन पे उलट दिया था। जहां बहुत से लोगों के मुंह खुल गए थे, वहां वो भी शाल रह गई। लेकिन अगले ही लम्हे वो जैसे होश में आई। तुम लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अलीज़े अब ऊंचा ऊंचा चलाती फोन पे बटन दबाने लगी। लोग खाना छोड़ के तमाशा देखने लगे थे। इसको रोके माला, सिक्योरिटी से कह के इसको निकालें रेस्टोरेंट से, रामीन दबा दबा सा बोली। लेकिन वो बरामदे के दहाने पे आई और सुकून से बुलंद आवाज में सबको मुखातिब किया। आप सब ने देखा है कि हमने अलीज़े मैडम के साथ कुछ नहीं किया। जो किया है इन्होंने खुद किया है। आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप सुकून से खाना खत्म करें। मुझे उम्मीद है कि अलीज़े जल्द कूल डाउन हो जाएंगी। फिर वो अंदर आई। फ्रंट डेस्क पे स्टाफ के लोग इकट्ठे हो रहे थे। जूनियर मैनेजर सामने आया और परेशानी से उसको मुखातिब किया। ये हमारे मेहमानों को भगा देगी, इसको बाहर निकलवाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हाई है। ये पहली दफा नहीं है जब इस शहर के किसी रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ होगा। ये ट्रेंड बनता जा रहा है। उसने मुस्तरिब अंदाज में ग्लास वॉल के पार देखा। वह अब फोन पे ऊंचा ऊंचा चलाती कुछ कह रही थी। पिछले 1 साल में 2 रेस्टोरेंट और 1 सैलून इसी तरह बंद हुए थे। सोशल लाइट्स हाई होके आती हैं और तमाशा करती हैं। अगर हमने इसको हाथ लगाया तो पुलिस केस बनेगा। जब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे हम बेकसूर रहेंगे। वो समझा रही थी। हमारे रेस्टोरेंट पे एक बुरा वक्त आ चुका है। ये एक अमीर और बासर आदमी की बहू है। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ पुरसुकून रहना है। ये थक के खुद ही चली जाएगी या पुलिस बुलाएगी, मैनेजर बेचैनी से बोला था। कशमाला ने गहरी सांस अंदर खींची। उसे भी इसी बात का डर था। कहा ना, जब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे पुलिस केस नहीं बनेगा, इसलिए कोई उसके करीब नहीं जाएगा। वो बाहर आई और बरामदे में एक मरकजी मुकाम पे कुर्सी रख के बैठ गई। अब यहाँ से वो लॉन में होने वाला तमाशा देख सकती थी। इर्द गिर्द के लोग बिल मंगवा रहे थे, जल्दी जल्दी खाना खत्म कर रहे थे। कोई भी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो अपने शोहर की तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही है। मालिक फरीद ने किताब से निगाहें उठाए बगैर कहा। इधर अलीज़े अब फोन पे ऊंचा ऊंचा कह रही थी, फाइज प्लीज आप इधर आएं। ये देखिए रेस्टोरेंट वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जानती हूँ औरतों की बदतरीन किस्मत। वो सीने पे बाजू लपेटे बैठी सामने देख रही थी। आज आपके कैरियर का अहम तरीन दिन है। वो किताब का सफा पलट रहे थे। आज शाम होने से पहले रेस्टोरेंट ओनर आपको जॉब से निकाल देगा या आप पुलिस स्टेशन में बैठी होंगी। मैं तैयार हूँ। वो मुस्कुराई, गर्दन सीधी रखे वो पुरसुकून थी। मैंने स्कूल में एक लंबा अरसा इसकी बुलिंग बर्दाश्त की है। मैं इसको मजीद खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। रामीन भी देखकर मैं दीगर मेहमानों की तरह हाथ रोके बैठी अलीज़े को घूर रही थी। माला, आप मुझे इजाजत है, मैं इसको कान से पकड़ के ओशन से बाहर फेंक आऊं। नहीं रामीन, बस खामोश रहो। वो अभी तक अपने शोहर के साथ फोन पे लगी थी। फिर उसने मोबाइल रखा और फखरिया इन सब को देखा। मेरा शोहर पुलिस लेकर आ रहा है। साथ ही उसने सेल फोन कैमरा ऑन कर लिया। अब मैं तुमसे सबको पूरी दुनिया में बदनाम करूंगी। उसने वीडियो कैमरा ऑन कर दिया। अगले चंद मिनट में ओशन खाली हो चुका था, सवाए स्टाफ के जो बरामदे में कतार में खड़ा था। रामीन और मालिक साहिब के सवा सब जा चुके थे।
अलीज़े अब लॉन में चक्कर काट रही थी। उसका शौहर अभी तक नहीं पहुंचा था। किसी ने ज़हीर को इत्तला कर दी थी। वो अमेरिका गया हुआ था। औकात में दिन रात का फर्क था, फिर भी वो मुसलसल कॉल्स किए जा रहा था, लेकिन माला अब उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। ज़हीर को ग्राउंड में होने वाली सिचुएशन का अंदाजा नहीं था। इस वक्त जो फैसला करना था उसे करना था। अब फंस चुकी हैं। सफेद बालों वाले साहिब अब अपनी किताब रख के उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जो उसी तरह बैठी थी। जानती हूँ, लेकिन मैं इसको थकाना चाहती हूँ। वो सीने पे बाजू लपेटे उस तरफ देख रही थी। उसके असाब तने हुए थे और चेहरा स्पॉट था। वो हर चंद मिनट एक गहरी सांस अंदर खींच के बाहर निकालती और असाब ढीले होने लगते। वो नहीं थकेगी, उन्होंने तबसरा किया। दफ्तर अलीज़े दौड़ के दरवाजे की तरफ गई। उसका शौहर अंदर दाखिल हो रहा था, फोन हाथ में लिए। वो हैरान और परेशान भी था और गुस्से में भी। मैं इनसे बात करता हूँ। वो उठने लगे तो माला ने चौंक के गर्दन उठाई। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, आपको दरमियान में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये फाइज है, मैं इसकी फैमिली को जानता हूँ, ये मेरी बात सुन लेगा। जीने उतर के वो लॉन तक गए। रामीन तेजी से उसके कंधे के पीछे आ खड़ी हुई। वो इस तरह से उंगलियां मरोड़ रही थी। जेरे लब अलीज़े को बहुत से अलकाबा से नवाज रही थी। सफेद बालों वाले साहिब अब अलीज़े के शोहर से बात कर रहे थे। वो रोती हुई अलीज़े को कंधे से लगाए मुसलसल नफी में सर हिलाए हुए कुछ कह रहा था। मैं यहाँ सबको देख लूंगा। कुछ देर बाद अपनी बीवी को ले जाते हुए उंगली उठा के ऊंचा सा बोला। वो दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए तो कशमाला ने गहरी सांस खारिज की, लेकिन वो जानती थी कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। वो पुलिस को बुला चुके हैं, उसे घर लेकर जा रहा है और पुलिस पहुंचने वाली है। मालिक फरीद वापस आते दिखाई दिए। उनका चेहरा वैसा ही था, बेतासुर। आपने तो कहा था आप उसकी फैमिली को जानते हैं, रामीन खुफकी से बोली। उन्होंने एक नजर उस छोटी सी लड़की को देखा, फिर शाने उचका दिए। मेरा भतीजा इसको जानता है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन फिल वक्त पुलिस आ रही है। आप दोनों, रामीन की तरफ इशारा किया, यहाँ से निकल जाएं, अपने घर मत जाएं, वो वहीं सबसे पहले जाएंगे। मैं ओशन को छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं पुलिस से बात करूंगी। उसका लहजा अटल था। रामीन ने दहल के देखा। माला प्लीज, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, मेरे अम्मा अब्बा मुझे मार डालेंगे। तुम ऐसा करो, तुम अपनी खाला के पास जाओ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, हम साथ जाएंगे। छोटी लड़की ठीक कह रही है, आप कुछ वक्त के लिए गायब हो जाएं, मामला ठंडा हो जाए तो वापस आ जाइएगा, वरना आज रात आपकी थाने में कटेगी। मैं नहीं भागूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अदालत तक इसका मुकाबला करूंगी। मैं दुश्मन नहीं बनाती, लेकिन अगर बना लूं तो उनको आखिरी हद तक लेकर जाती हूँ। हम स्कूल में नहीं हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। उन्होंने पीछे को टेक लगाई और गहरी सांस लेकर अफसोस से उसे देखा। अगर एक दफा आप पुलिस स्टेशन चली गई तो जिंदगी इस माशरे में बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस बात पे वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। माला, वो ठीक कह रहे हैं, चलो निकलो। कहाँ जाएंगे हम इस वक्त? वो झलाई। इस तरह अब असाब पे छाने लगा था। ये मेरे होटल का स्वीट है। मालिक फरीद ने जेब से एक कार्ड निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। आप वहाँ मेरा इंतजार करें, मैं पुलिस से बात करके वहीं आ जाऊंगा। फिर बगौर उसे देखा जो शशो पंज में लग रही थी। बहादुरी अच्छी चीज है, लेकिन अक्लमंदी इससे भी अच्छी चीज है। रामीन ने उससे पहले कार्ड पकड़ लिया। चलो माला। वो दोनों एक साथ अंदर हाल की तरफ बढ़ी। माला ने एक नजर पलट के उन्हें देखा। वो अब वापस कुर्सी पे बैठ रहे थे। टेक लगा के किताब खोली। पसे मंजर में दूर पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे और वो बिल्कुल पुरसुकून थे। थैंक यू, वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। आज उसे समझ में आया था कि इनको कोकोनट मिल्क क्यों पसंद था। वो दोनों बहुत अकबी दरवाजे से बाहर की तरफ जा रही थी। एक मिनट, उन्होंने मुझे छोटी लड़की मेरे कद की वजह से कहा। आधे रास्ते में रामीन को याद आया। वो उसकी कोहनी खींच के आगे ले गई। चलो खामोशी से। वो बुरे मूड में थी। वो भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अब्बा के दोस्त की ये बेटी उसके पैर की जंजीर बन गई थी। होटल स्वीट में जैस्मीन की खुशबू फैली थी। ये खुशबू होटल की लॉबी से लिफ्ट और लिफ्ट से 5वें फ्लोर के इस स्वीट तक पहुंचते हुए उनको महसूस हुई थी। लेकिन इस वक्त उनकी तवज्जो खुशबू पे नहीं थी। स्वीट खाली था। एक तरफ बेडरूम
खुलता दरवाजा था जो बंद पड़ा था। यहाँ एक सिटिंग रूम बना था जिसकी दीवार गिर खिड़की के सामने पर्दे हटे थे और नीचे सड़क पे गुजरता ट्रैफिक दिखाई देता था। वो सीने पे बाजू लपेटे दाएं बाएं टहल रही थी। रामीन एक कुर्सी पे बैठी नाखून चबा रही थी। बड़ा अमीर बंदा है ये, इसकी नजरें इतराफ का जायजा ले रही थी। हमने यहाँ आके गलती तो नहीं कर दी? रामीन ने कदरे खुफगी से उसे देखा। आपको ज्यादा शौक है थाने जाने का? मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इतने साल अलीजे से डर के जिंदगी गुजारी है, अब मुझे उसका मुकाबला? दफ्तर दरवाजा बिप की आवाज से खुला। दोनों ने चौंके उस तरफ देखा। सफेद बालों वाले साहिब अंदर दाखिल हो रहे थे। माला के लबों से एक गहरी सांस बरामद हुई। उसके तने असाब उनके आने से ढीले पड़ने लगे थे। कुछ देर बाद वो अपने मखसूस सोफे पे बैठे थे और माला सामने उसी ऊंची कुर्सी पे जहां एक रोज पहले राबेल बैठी थी। अलीजे और उसका शोहर पुलिस केस करने जा रहे हैं। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो राजी नहीं हुए। उन्होंने एक लंबा वक्फा दिया। माला ने बगौर उनका चेहरा देखा, लेकिन उसे मालूम था एक लेकिन आ रहा है। लेकिन अलीजे का कहना है कि अगर आप उसके घर जाके उससे माफी मांग लें तो वो इस बात को खत्म कर देगी। रामीन के दोनों आबरू बेयकीनी से उठे। ओ हेलो, माफी किस चीज की? हंगामा आराई उसने की। कप उसने तोड़ा। 1500 का कप होगा वो। और उन्होंने कोफा से उसे देखा जो माला के पीछे खड़ी बोलती जा रही थी। उनके देखने पे खामोशी हुई। क्या आप उससे माफी मांग सकती हैं? मैं दोस्त बनाया करती हूँ और अपने दोस्तों को किसी कीमत पे नाराज नहीं करती, लेकिन अगर मैं दोस्त को दुश्मन बना लूं तो उसको आखिरी हद तक लेकर जाती हूँ। मैं अदालत जाऊंगी और केस लड़ूंगी। इसको जो करना है वो कर ले। और मैंने अपनी वकील को कॉल करके अपनी जमानत का कह दिया है। उन्होंने पीछे टेक लगा ली और टांग पे टांग जमाए बहुत सुकून से उसे देखा। मैं अपने भतीजे से बात कर सकता हूँ, उसको समझा सकता है। इस्लामाबाद गोया एक छोटा सा इलीट मोहल्ला था जहाँ अक्सर लोगों को जानते होते थे। आपका भतीजा ऐसा क्या करेगा जो आप नहीं कर सके? रामीन मशकूक नजरों से उन्हें देख रही थी। मालिक फरीद ने शाने उचकाए। वो लोगों से डील करने के मामले में मुझसे बहुत अच्छा है। मुझे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, उसकी जरूरत नहीं है। मैं अदालत में पेश होंगी और अपना केस लड़ूंगी। उसने ये सब सिर्फ मेरे रेस्तोरां को बदनाम करने के लिए किया है। वो आपका रेस्तोरां नहीं है, आप उसकी मैनेजर हैं। उसका मालिक किसी भी वक्त आपको वहां से निकाल सकता है। माला एक लम्हे के लिए चुप हो गई। अलबत्ता इस साफ गोई पे रामीन ने खूफगी से उन्हें देखा। नो वंडर लोग आपको पसंद नहीं करते। मैं करवा सच बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा, वहाँ सुकून ही सुकून था। आप खुद को अगर रेस्तोरां से अलहदा कर लें तो इस मामले से निकल सकते हैं। वहाँ के स्टाफ को डील करने दें। जानती हूँ वो मेरा रेस्तोरां नहीं है, लेकिन मैं अपनी वर्क प्लेस से वफादारी निभाने की कायल हूँ। वो रेस्तोरां मेरे पास ज़हीर की अमानत है, मैं उस पे आंच तक नहीं आने दूंगी। वो उठी, गर्दन के साथ कह रही थी। वो खामोशी से उसे देखे गई। आपका शुक्रिया इस सब के लिए जो आपने हमारे लिए किया। यकीनन आपके पास करने के लिए ज्यादा अहम काम होंगे। फिर उसने पर्स उठाया और रामीन को चलने का इशारा किया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो भी साथ ही उठे, अलीजे के बनाए गए मैस को फेस करने। 1 मिनट, उन्होंने जेब से कुछ निकाला। मैं कल दोहा वापस जा रहा हूँ। नहीं जानता आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी, लेकिन ये मैं आपको देना चाहता था। उन्होंने वो डब्बी उसकी तरफ बढ़ा दी। माला ने ना समझी से उन्हें देखा, फिर डब्बिया थाम के खोली। अंदर सफेद मखमल पे एक स्याह रंग की फाख्ता जगमगा रही थी। ये क्या है? ये एक आदमी ने एक बहादुर औरत को दिया था और साथ में कहा था कि तूफान से लड़ती फाख्ता इस उकाब से ज्यादा जल्दी मजबूत हो जाती है जो अच्छे मौसम में परवाज का आदी हो। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप बहादुर हैं। बहुत स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन बहादुर हैं। और आप जब भी इसको देखेंगी आपको आज का दिन याद आएगा जब आपने अक्लमंदी और बहादुरी में से बहादुरी को चुना था। क्या आपके पास कोई और नहीं है जिसको ये दे सकें? वो कदरे उलझी। उन्होंने हल्के से शाने उचकाए। नहीं, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं है जो इसका अहल हो। पहली दफा उसे बर्फ के मुजस्मे में जरा सी तकलीफ उभरती दिखाई दी, फिर वो गायब हो गई, जैसे ग्लेशियर में कुछ दब के दफन हो जाता है।
थैंक यू, मैं आपके खलूस की कदर करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं रख सकती। मैं अजनबियों से तोहफे नहीं लेती। उसने नरमी से कह के डब्बिया वापस मेज पे रख दी। वो होटल कॉरिडोर में चलते हुए वकील से फोन पे बात कर रही थी जब एहसास हुआ कि रामीन पीछे रह गई है। पलट के देखा तो वो तेज कदमों से चलती उसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों लिफ्ट तक पहुंची थी जब माला ने मोबाइल रखा। ये लो आपका तोहफा। रामीन ने सफेद डबिया उसके हाथ में थमाई। वो चौंक गई, फिर उस पर शदीद गुस्सा आया। ये क्यों लिया तुमने उनसे? क्योंकि किसी के खुलूस को ना नहीं करते, स्पेशली अगर इस खुलूस पे गोल्ड लगा हुआ हो। लिफ्ट नीचे जा रही थी। उसने बेचारगी से हाथ पे पकड़ी डबिया को देखा और फिर रामीन को। लेकिन फाख्ता ही क्यों? वो डबिया खोल के बुड़बुड़ाई। फाख्ता मोहब्बत की निशानी होती है, अमन और दिल के सुकून की अलामत। फाख्ता घर बनाने वाला परिंदा है। वो लड़ाइयाँ नहीं करती, अमन रखना चाहती है। लेकिन स्याह क्यों? फाख्ता तो सफेद या सुरमई होती है, क्योंकि हर फाख्ता अपने हिस्से की गलती करती है, लेकिन अपनी स्याही के बावजूद वो चमकती है। माला ने घूर के उसे देखा। ये सब तुमने अभी अभी घड़ा है? रामीन हंस दी। समझो अगली नज़म का उन्वान मिल गया है मुझे, लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो दोनों बाहर निकले। आप इसको उस दिन पहनना जब आपको मोहब्बत मिल जाए और दिल में सुकून हो। वो दोनों अब होटल लॉबी अबूर कर रही थी। अपने कमरे में बैठे मालिक फरीद अब फोन उठाए ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे। फारिया, मैं तुम्हारे ससुराल के मसले हल नहीं कर सकता। ये मसले तुम्हें खुद हल करने हैं। तुम जो भी फैसला करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगली चैट खोली और मोबाइल चेहरे के करीब किए कहने लगा, मैं तुम्हारे शोहर के अच्छे कैरियर के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूँ, लेकिन फरीद होल्डिंग के लिए वो गैर मौजू है। इस सिलसिले में तुम माहिर से बात करो। फिर तीसरी चैट को दबाया। ज़ारा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि माहिर के मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एक दफा की थी, आप बस मजीद नहीं। इस मसले को खुद हल करो। मुझे रोने धोने वाली कमजोर लड़कियां नहीं पसंद। एक नजर खाली कुर्सी पे डाली। मेरी बेटी को कम अज कम इतना मजबूत होना चाहिए जितनी मेरी माँ थी। अगला मैसेज उन्होंने राबेल के लिए रिकॉर्ड किया। अल्फाज वाजिया और साफ थे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम पे एतबार नहीं करता। माहिर फरीद के ऑफिस में हीटर ने माहौल को गर्म बना रखा था। बाहर आज ठंड पहले से ज्यादा थी। ऐसे में वो अपनी मरकजी कुर्सी पे बैठा ग्राफिक टेबलेट पे पेन की मदद से लकीरें खींच रहा था। उसकी आंखों तले हल्के थे और बाल कदरे बिखरे हुए थे। गाहे बगाहे वो एक निगाह हलाल पे भी डाल लेता था। वो 2 रोज कबल पाकिस्तान से आई थी और आज सुबह से उसके ऑफिस में मौजूद थी। उसने कहा था उसे काम करना है, तो हलाल भी अपनी स्केच बुक साथ ले आई थी और अब सामने काउच पे टेक लगाए बैठी पेंसिल से कुछ बना रही थी। लंबे घुंघराले बाल कंधों पे आबशार की तरह गिर रहे थे। माहिर, मर्दाना आवाज में किसी ने धीरे से पुकारा। उसने चौंक के इतराफ में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज मौजूद थी। इस आवाज में तंज था, शरारत थी। उसने बहुत सा थूक निकला और साथ झटक दिया। उसने कुछ नहीं सुना। ये उसका दिमाग है जो उसके साथ गेम खेल रहा है। ये सब इसका वहम है। सर, मैं आ जाऊं? दरवाजा दस्तक से खुला और ऊंची पोनी टेल वाली लड़की ने अंदर झांका। तुम आ चुकी हो सबरीना। वो मुस्कुरा के अंदर आई, जैसे उसके लहजे की तलखी का असर ना लिया हो। हाथ में कुछ कागज थे जो उसने सामने मेज पे रखे और पेन उसकी तरफ बढ़ाया। हलाल ने अभी तक चेहरा नहीं उठाया था। सर झुकाए पेंसिल कागज पे रगड़ रही थी। मालिक, सर की कॉल आई है कई दफा। एक अदालती मसला है और आप फरीक को जानते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लें। क्या ये कंपनी का मसला है? नहीं, उनकी किसी जानने वाली लड़की का मामला है। फिर मेरे पास वक्त नहीं है। मालिक साहिब से कहो मुझे तंग ना करे। वो अजीब चिड़चिड़ा सा लग रहा था। धड़ाधड़ साइन किए और कागज उसकी तरफ बढ़ाए। सबरीना चंद लम्हे उसे देखती रही। वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। सर, आपको सच्चाई पसंद है ना? एक सच्ची बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। अगर मान लिया तो तुम्हारी नौकरी खत्म। उसकी नजरें स्क्रीन पे थी। वो धीरे से हंस दी। मेरे अंदर बहुत हौसला है। मेरी नौकरी आप खत्म कर ही नहीं सकते। हंसते हुए सर झुलाया। पोनी दाएं बाएं हिली। कहो। वो हाथ रोक के उसे संजीदगी से देखने लगा। सबरीना ने बंद मुट्ठी सामने की और उसकी मेज पे कुछ रखा। मुट्ठी उठाई तो वो चौंका। वो एक छोटी सी तस्बीर थी
दाने नीले पत्थरों से बने थे। माहिर ने नासमझी से उसे देखा। मैं जब से आई हूँ आपको परेशान और स्ट्रेस में देखा है, इसलिए ये आपकी मेज पे छोड़ रही हूँ। मेरी दादी ने मुझे बहुत बचपन से तस्बीह की आदत डाली थी। तस्बीह जिंदगी के हर मसले से आपको निकाल लेती है। तस्बीह हमारी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसलिए आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेगी। उसने एक संजीदा नजर तस्बीह पे डाली और दूसरी उस पर, जैसे कह रहा हो, रियली? अगर आप इसको हटा देंगे तो मैं दूसरी रख दूंगी। बेशक मत पढ़ें, लेकिन इसको यहाँ रहने दें। कभी ना कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी आंखों में देख के वो नरमी से बोली। उसका चेहरा शफाफ था, आंखें बड़ी और तासुरात शफाफ, जैसे पानी हो। कोई और होता तो उसे एक आध थप्पड़ लग चुका होता, लेकिन कुछ था सबरीना में जो दूसरों में नहीं था। माहिर फरीद ने इस बात में सर हिला दिया, कहा कुछ नहीं और वापस टेबलेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। माहिर, वही तंजिया छेड़ती सरगोशी करीब करीब सुनाई दी। सबरीना अब जा चुकी थी और कमरे में खामोशी थी। सिर्फ हलाल की पेंसिल की आवाज आ रही थी। माहिर, दोबारा से आवाज सुनाई दी। उसकी उंगलियों में कपकपाहट धार आई, लेकिन उसने चेहरा नहीं उठाया। ये कुछ नहीं था, उसका वहम था। वो किसी बेहतर थेरापिस्ट के पास जाके दवा लेगा, जिससे उसको ये आवाजें नहीं आएंगी। उसकी रंगत बदल रही थी और उंगलियों पे पसीना आ रहा था, लेकिन वो सर झुकाए लकीरें खींचता रहा। यू शुड आंसर हिम। सोफे पे सर झुकाए बैठी हलाल धीरे से बोली। माहिर फरीद की उंगलियां थम गई। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया रुक गई। उसने बेयकीनी से चेहरा उठाया। वो उसी तरह गर्दन तिरछी किए रंग भर रही थी। क्या? उसकी समझ में नहीं आया। उसने जो सुना वो ठीक था या नहीं? मैंने कहा कि इसको जवाब दे दें। वो आपको 3 दफा पुकार चुका है। हलाल ने चेहरा उठा के उसे देखा। साढ़े 7 साल हलाल की भूरी आंखों में जमाने भर की सादगी थी। वो अगला सांस नहीं ले सका। जहां था वहीं बैठा रह गया, जैसे पत्थर का मुजस्मा हो। तो तुम वो आवाज सुन सकती हो? हलाल ने इस बात में सर हिलाया। वो करंट खा के उठा और दौड़ते कदमों से सोफे तक आया। फिर उसके करीब जमीन पे पंजों के बल बैठा और बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। हलाल, तुम ये आवाजें सुन सकती हो जो मुझे सुनाई देती हैं? वो पलक तक नहीं झपक पा रहा था। उसने आंखें झपकाई। तुम्हें खौफ नहीं आता इन आवाजों से जिनको बोलने वाला दिखाई नहीं देता? उसकी रंगत खौफ से सफेद पा रही थी। नहीं। हलाल ने आराम से दाएं बाएं गर्दन हिलाई। क्योंकि वो मुझे नजर आ रहा है। वो हिल नहीं सका। हलाल ने चेहरा उसके कान के करीब किया और जब बोली तो आवाज सरगोशी में थी। वो बुक शेल्फ पे रखे स्याह घोड़े में छुपा हुआ है। वो वहां से आपको हर वक्त देखता है। वो करंट खा के पलटा। बुक शेल्फ में रखा स्याह शतरंज के घोड़े का मुजस्मा पथराई हुई आंखों से उसे देख रहा था। मैं नहीं, ये कैसे? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या मैं इससे बात करूं? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रही थी। वो वहीं जमीन पे बैठ गया, घुटने सीने से लगा लिए, गर्दन खुद ब खुद इस बात में हिली। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? हलाल ने सर ऊपर नीचे हिलाया। वो मुझसे डरता है, वो सब मुझसे डरते हैं। फिर उसने चेहरा ऊपर किया और बुक शेल्फ की तरफ देखा। उसकी नजरें किसी नादीदा शय पे मरकूज थी। जाओ यहाँ से, मेरे भाई को तंग मत करो। गो अवे, नरमी से पुकारा। फिर चेहरा उसकी तरफ वापस मोड़ा, जो सीने से घुटने लगाए खौफजदा सा बैठा था। वो चला गया है। आप इस घोड़े को पानी में फेंक दो। उसने वापस कलरिंग बुक उठा ली। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, पानी में ठंडा हो जाएगा। वो अब सर झुकाए रंग भर रही थी। स्केच बुक पे एक टावर बना था, जिसके ऊपर खिड़की में रापंजल खड़ी थी और उसके लंबे बाल टावर से नीचे लटक रहे थे। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है हलाल? वो संजीदगी से पूछ रहा था। रंगत बदस्तूर उड़ी हुई थी। हलाल शम्स ने भूरी आंखें निगाहें उठा के उसे देखा। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और हल्के से कंधे उचकाए। आई डोंट नो। चेहरा झुका के अब रापंजल के बालों में रंग भरने लगी। उसने रापंजल के बाल घुंघराले बनाए थे। मौजूदा हाल जद्दा, मंतका मक्का। अपार्टमेंट के लिविंग रूम में टीवी खामोश आवाज के साथ चल रहा था। बड़े सोफे पे वो दोनों बैठी थी। दरमियान में प्याले में ड्राई फ्रूट रखे वो पैर ऊपर किए हुए थी। माला ने एक बाजू कुशन में फैला रखा था और मुस्कुरा के उससे पूछ रही थी, तुम शादी के बाद जद्दा शिफ्ट हुई थी ना? कैसा है तुम्हारा शोहर?
बस ठीक ही है। रामीन ने बदमज़दगी से चाय का कप मुंह से लगाया। बस मेरा पाकिस्तान में जो ससुराल है बस मेरा पाकिस्तान में जो ससुराल है ना, उसको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। मेरी नंद हर वक्त उस कोशिश में होती है कि मेरा हर दिन स्पॉइल कर सके। हर वो चीज़ जो मुझे खुश करे उसको लोग ख़राब कर देते हैं। ऊपर से सारा ससुराल नाराज़ है कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं। भाई मेरी शादी मेरे शोहर से हुई है या उसके घर वालों से। छी। और तुम्हारी शायरी खत्म हो गई। सब शायरी वायरी, सब शादी से पहले के चौंचले होते हैं। एक किताब सेल्फ पब्लिश की थी, आगे किसी ने कुछ नहीं करने दिया। क्या पाबंदी लगाई है उसे? अचंबा हुआ। नहीं यार, बज़ाहिर सब कहते हैं हाँ कर लो जो करना है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल देते हैं कि इंसान कोई काम ही ना कर सके। फिर मेरा ससुराल इंटरफेयर बहुत करता है। हारून वैसे ठीक रहता है, लेकिन माँ बहन की कॉल आ जाए तो बस मूड ऑफ कर लेता है। मेरे अंदर कीड़े नजर आने लगते हैं। उनके साथ बैठ के बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान लगता है। आप बताओ, आपके हस्बैंड कैसे हैं? ज़ियाद बहुत अच्छा है, हर चीज़ को बैलेंस रखता है। वो मुस्कुरा के बोली। हमारे एक दो इश्यूज हुए थे शुरू में। निगाह उंगली में पहनी मोती की अंगूठी पे जा ठहरी, लेकिन उसने इनको हल कर लिया। वो कोशिश करता है कि मुझे तकलीफ ना हो। वो मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश में लगा रहता है। उसके घर का माहौल टॉक्सिक था, इसलिए वो चाहता था कि हम मेरे सास ससुर से दूर रहें। अब हम यहाँ आके एक नई दुनिया बसा रहे हैं। आपके ससुराल वाले इंटरफेयर नहीं करते? रामीन को हैरत हुई। नहीं, उसने मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। उन्होंने ज़ियाद के फैसले को कबूल कर लिया है। खुशकिस्मत हो आप, ऐसा ससुराल कम लोगों को मिलता है। फिर उसकी गर्दन में पहनी फाख्ता को देखा। ये कब पहनना शुरू की? जिस दिन ज़ियाद ने मुझे खास बात करने के लिए रेस्तोरां में बुलाया के प्रपोज किया, ये मैंने उसी दिन पहनी थी। ये मेरा गुड लक चार्म है। रामीन मुस्कुराई, फिर जैसे कुछ याद आया। आप कभी उनसे दोबारा मिली? क्या नाम था उनका? मलक या मालिक करके कुछ था। उसने समझ के इस बात में सर हिलाया। और नहीं, वो दोबारा कभी नहीं आए, ना कभी उनका जिक्र सुना। शायद सुना हो लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस नाम के बहुत से लोग होते हैं। वैसे वो दोबारा क्यों नहीं आए? क्योंकि वो गिल्टी थे। उसने मुस्कुरा के कप लबों से लगाया। रामीन ने नासमझी से उसे देखा। गिल्टी क्यों? ये उनकी माँ का था। एक मर्द सिर्फ अपनी माँ को ही बहादुर औरत कह सकता है। उसने स्याह फाख्ता को 2 उंगलियों से छुआ और उन्होंने उसको एक अजनबी लड़की को थमा दिया। हालांकि ये उनकी बेटी को मिलना चाहिए था। अपनी बेटी से शर्मिंदा होंगे या बहन से या किसी ऐसी लड़की से जो उसकी हकदार थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने इस ब्रोच का लॉकेट बना लिया। वो मुस्कुराई। मैं तो मोहब्बत का इंतजार करती रही। एक अच्छा ऑप्शन मिला, लेकिन वहां शांति नहीं हो सकी। वो उदास हुई। शादी जिससे हुई वो वैसा नहीं है जैसा सोचा था। ना फूल लाता है, ना ऐसे मोहब्बत का इजहार करता है जैसे इंस्टाग्राम पे कपल्स करते हैं। चंद लम्हे के लिए लिविंग रूम में खामोशी छा गई। दोनों गूंगे टीवी पे नजर आते मनाजर देखने लगी। वैसे माला, क्या इतने बरस में ज़ियाद के सिवा आपकी जिंदगी में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आया? कोई ऐसा जिसके लिए दिल ने हाँ की हो लेकिन किस्मत ने ना कर दी हो? वो इस बात पे चौंकी। चाय का गर्म घूंट अंदर तक कुछ जला गया। फिर धीरे से उसने कप रखा। आया था। शबनम लिफ्ट के करीब खड़ी थी जब उसने दूर से ऑफिस से माहिर को निकलते देखा। आज जुम्मे की शाम थी और वो बदले हुए लिबास में नजर आ रहा था। ये वो लिबास नहीं था जिसमें वो सुबह ऑफिस आया था। उसने सर झुका लिया और उसका इंतजार करने लगी। माहिर के कदम करीब आए, यहाँ तक कि उसको जोगर्स दिखाई दिए। शबनम ने निगाह उठा के उसे देखा। वो जीन्स और शर्ट में मलबूस था। शर्ट के बटन सामने से बंद थे और आस्तीन पूरे थे। बाजू पे जैकेट लपेट रखी थी। मुस्कुरा के हाथ बढ़ाया। शबनम ने कार की चाबी और कैश का लिफाफा उसे थमाया। तुम इतनी उदास क्यों हो? वो लिफ्ट कॉल कर रही थी जब माहिर ने दोनों चीजें जेब में रखते हुए पूछा। शबनम ने बस एक नाराज सी नजर उस पर डाली। आप यास्मीन से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ, और मेरा फोन तुम रखोगे। उर्दुल को दे देना, वो घर ले जाएगा। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो दोनों अंदर सवार हुए। माहिर ने फिर से बगौर उसका चेहरा देखा जो बुझा हुआ था। किस बात पे गमजदा हो? ज़ारा खानुम ने मुझसे यास्मीन के बारे में पूछा था। और तुमने क्या कहा? वो सामने दहाती दरवाजे पे दोनों का अक्स देख रहा था। लिफ्ट नीचे जा रही थी। वही जो आपने कहने के लिए कहा था। और वो सच था, इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। उसने शाने उचकाए। शबनम उन्हीं खफा नजरों से उसे देख रही थी।
पूरा सच नहीं था। आपने मुझे ये बताने से मना किया था कि आपका यास्मीन से क्या ताल्लुक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़ारा वापस चली जाए और अपनी ज़िंदगी शुरू करे। वो दूसरे किसी तरीके से नहीं जाएगी। तुमने जो किया उसने ज़ारा की मदद की होगी। लिफ्ट के दरवाजे खुले, वो बाहर निकल गया। शबनम खूबकी से उसे देखे गई। वो अब ग्लास डोर से बाहर निकलते हुए जैकेट पहन रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे यक शाम लौर कह के शाम बखैर कहा। ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। उसने उसे जाने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग डोर की तरफ भाग गया। करीबन 11 माह बाद वो यास्मीन से मिलने जा रहा था। शबनम ने गहरी सांस ली और अपना टेबलेट निकाला जिस पे माहिर का शेड्यूल लिखा था। आज शाम के शेड्यूल में एक ही सतर दर्ज थी। साइकोथेरापिस्ट डॉक्टर यास्मीन के साथ सेशन, शाम 5 बजे। उसने उंगली फेर के उस सतर को कट कर दिया। आज के दिन का काम तमाम हुआ। अब वो सोमवार तक फारिग थी। डॉक्टर यास्मीन पेथरोवा का क्लिनिक उसके घर के आधे हिस्से पे बना था। वो एक शाहाना तर्ज का बंगला था जिसके 3 तरफ लॉन था और सामने ड्राइववे। यास्मीन खानुम आपका इंतजार कर रही हैं, अंदर बने गैर रस्मी से इस्तकबालिया पे बैठी लड़की ने मुस्कुरा के कहा। उसने जैकेट वहीं स्टैंड पे लटका दी और फिर जैसे गहरी सांस लेकर बहुत सी हिम्मत मुजतमा की। दरवाजा खोला तो एक नया मंजर खुलता चला गया। वो एक तवील स्टडी रूम था जिसकी छत 2 मंजिला ऊंची थी। एक तरफ दीवार गिर बुक रैक था जो किताबों से भरा था, अलबत्ता उनके रखने के अंदाज में सलीका था। दूसरी दीवार जो बैकयार्ड की तरफ खुलती थी छत तक शीशे से ढकी थी और डूबती शाम की रोशनी अंदर आ रही थी। सामने एक लंबा सा लेदर काउच रखा था जिसके मुकाबिल तिरछी करके एक आरामदेह चेयर पड़ी थी। यास्मीन इस वक्त उसी चेयर पे बैठी थी। उसने सुनहरे बालों की फ्रंच चोटी पे बांध रखा था और रूसी नीली आंखें झुकाए वो कुछ कागजात को क्लिप कर रही थी। नजर उठा के उसे देखा और मुस्कुरा के सर को खम दिया। खुश आमदीद। फिर काउच की तरफ आबरू से इशारा किया। वो खामोशी से चलता हुआ लेदर काउच तक आया। थोड़ी झुकी हुई थी, ऐसे स्टूडेंट की तरह जो टेस्ट के दिन छुट्टी करके कई दिन बाद स्कूल आता है। वो काउच पे चुपचाप लेट गया, जॉगर्स काउच के एक हाथ पे रखे और सर दूसरे हाथ पे। अब चित लेटे वो छत को देख सकता था। छत साफ थी, किसी रोशनी के बगैर। रोशनियां दीवारों पे थी, आंखों पे जोर नहीं पड़ता था। गुज़श्ता 1 साल में तुमने क्या किया? यास्मीन ने टांग पे टांग जमाई और घुटने पर एक नोटबुक रख ली। दूसरे हाथ में पेन था। अब वो बगौर उसको देख रही थी। सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूँ कि इतना अरसा। नहीं, तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम सिर्फ मुझसे भाग रहे हो, यानी खुद से भाग रहे हो। लेकिन क्यों? वो छत को देख रहा था, फिर धीरे से आंखें बंद की। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी यास्मीन, और फिर मैंने उसे खो दिया। मैं सुन रही हूँ। वाओ, दिलचस्प आदमी है ये कैफ। काश मेरी जिंदगी भी इतनी थ्रिलिंग होती। रामीन ने झरझरी ली। वो ताज़ा चाय के कप ले आई थी और ट्रे दोनों के दरमियान काउच पे रखी थी। मैंने जब भी उसको माफ करना चाहा, मेरे सामने उसका एक और झूठ खुल के सामने आया। मुझे अभी तक इंसानों पे एतबार करने में दिक्कत पेश आती है, कभी कभी ज़ियाद पर भी। लेकिन क्या वो आपके लिए कोई जज्बात रखता था? उसने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। वाकई, उसने ऐसा कहा। नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ हम बच्चे नहीं हैं रामीन, हम अडल्ट्स हैं। इसलिए वो बार बार मेरे पीछे आता था। लेकिन फिर आपको उससे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? हमारी अच्छी दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कुछ था जो हमेशा हमें आपस में मिलने से रोक देता था। कभी शकूक शुबहात आ जाते, कभी उसके झूठ। बस हर दफा कुछ ना कुछ होता गया, यहाँ तक कि मेरे दिल में मौजूद उसकी पसंदीदगी बेजारी में बदल गई। मैं उससे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं उसके जिक्र से बेजार हूँ। टीवी अब भी खामोशी से चल रहा था, लेकिन दोनों में से कोई उसकी तरफ मुतवज्जा ना था। वो दीवार को देखती गुमसुम सी कह रही थी। माही और सफूरा से ये सब कहना मुश्किल था, रामीन से कह देना आसान था। एक दूसरे मुल्क में एक पुरानी दोस्त से मिलके ये बात करते हुए लगता था कि वो किसी और की कहानी सुना रही है। क्या कभी पछतावा हुआ कि उसको छोड़ के ज़ियाद से शादी क्यों की? कभी नहीं। उसने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। क्योंकि माहिर फरीद कभी मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो आपको पसंद करता था। हाँ, लेकिन उसने ऐसा कभी कहा नहीं। हमारे दरमियान हालात कभी ऐसे नहीं हुए कि बात यहाँ तक पहुँचती।
क्या उसने आपकी शादी रोकने की कोशिश नहीं की? वो हैरत से उसे देख रही थी। नहीं, और अगर वो ऐसा करता तो बहुत बुरा होता, लेकिन उसने मुझे पाने की भी कोशिश नहीं की। जब मैं उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थी, तब भी वो मुझे छोड़ के इस्तांबुल वापस चला गया था। उसके बाद भी वो हर दफा आता, अपनी सफाई देता और वापस चला जाता। मैं उसे कहती कि वो चला जाए और वो चला जाता। उसके लिए माला को छोड़ देना बहुत आसान था। अगर वो कहता कि ज़ियाद से शादी ना करो, मुझसे कर लो, तो क्या करती? मुझे नहीं मालूम। शायद मैं सोचती, शायद ना सोचती। मुझे वो बेजार करता था और मैं कहती थी कि वो चला जाए, और वो बस 1 मिनट में चुटकी बजाई चला जाता। क्या उसने आपकी जिंदगी में शामिल होने की कोई कोशिश नहीं की? वो हैरान हुई। माला ने याद करने की कोशिश की। नहीं, उसने बस एक ही दफा कहा था कि काश हम किसी और हालात में मिले होते, और कुछ नहीं। उसे सिर्फ अपनी बहन को ढूंढना था। अपनी माँ की डेथ के वक्त मैं अकेली थी, मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन वो नहीं आया, ना उसने कॉल की। उस वक्त ज़ियाद मेरे साथ था। कहा ना, मुझे छोड़ देना माहिर फरीद के लिए सबसे ज्यादा आसान होता था। तल्खी से कहते हुए उसने चाय का कप लबों से लगाया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उसने मेरे ऊपर ज़ियाद को तरजीह क्यों दी। मैं किसी भी लिहाज से उससे कम नहीं था। उसका अंदाज तलख था। वो चित लेटा छत को देखते हुए कह रहा था। यास्मीन साथ साथ पैड पे कुछ लिखती जा रही थी। वो खामोश हुआ तो उसकी आवाज गूंजी। अब मैं कुछ कहने जा रही हूँ, जहां गलत लगूं बता देना। वो पैड पे लिखे पॉइंट्स देख के कहने लगी। तुमने उसे अपना नाम और कहानी झूठी बताई। तुम्हारी मजबूरी थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर तुम अपने मुंह से अपना सच बताए बगैर उसे छोड़ के इस्तांबुल आ गए। उसको किसी और से तुम्हारा सच मालूम हुआ और वो तुमसे नफरत करने लगी। तुम ऐसे कह रही हो जैसे। वो तेजी से बोला, फिर रुका। हाँ, ये दुरुस्त है। फिर तुम कई दफा उसके पास गए, लेकिन हर दफा उसके पास तुम्हारे लिए एक नया इल्जाम होता, जिसमें कुछ हकीकत भी होती, और हर मुलाकात के आखिर पे वो तुम्हें जाने के लिए कहती और तुम चले जाते। दुरुस्त? तुमने उसको ज़ियाद से शादी करने से नहीं रोका, ना तुमने उसको ज़ियाद की हकीकत बताई। वो संजीदगी से पूछ रही थी। वो यकीन ना करती। दुरुस्त या गलत? यास्मीन ने आबरू उठाया। दुरुस्त। उसने जैसे करवा घूंट भरा। तुमने किसी भी मौके पे उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तुमने उसको अपनाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम्हारे लिए उसको छोड़ के जाना बहुत आसान था। दुरुस्त। लेकिन मैं उस पे अपना फैसला थोप देता और जबरदस्ती उसकी शादी ना होने देता, तो क्या मैं खुद को आईने में फेस कर सकता? उसने आंखें खोली। अब वो छत से मुल्हिका शीशे की दीवार को देख रहा था, जिसके पार सब्जा जार दिखाई दे रहा था। माहिर, ये दो अलग बातें हैं। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने किसी लड़की के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, बल्कि उसे अपना फैसला करने दिया और तुम उसको छोड़ के आ गए। इस बात को अलग रखो। दूसरी बात यह है कि तुम उसको तब भी छोड़ के आ गए थे जब ज़ियाद उसकी जिंदगी में नहीं था। वो खामोश रहा। तुम अपना सच सुनाए बगैर उसको छोड़ के आ गए थे, उसने जोर देकर कहा। दुरुस्त। वो जैसे तज बजब से रुका। क्या तुमने कभी खुद को एक ऑप्शन के तौर पे पेश किया? यानी तुमने कभी इजहार मोहब्बत किया? मैं अपनी बहन माहिर, मैं आज तक किसी ऐसे मर्द से नहीं मिली जो किसी औरत से मोहब्बत करे और उसके पीछे ना भागे। अगर किसी मर्द को किसी औरत से मोहब्बत हो तो वो उसे फौरन से अपनाना चाहता है। मर्द को हमेशा जल्दी होती है। यास्मीन ने रुक के गौर से देखा, सवाए ऐसे मर्द के जो उसे अपनाना ही नहीं चाहता। वो खामोशी से चित लेटा छत को देखे गया। वो साफ थी, कोरे कागज जैसी। यास्मीन की आवाज उस कागज पे तहरीरी लिख रही थी। अब मैं तुम्हें अपना तज्जिया दूंगी। शायद वो तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन तुम मेरे पास इसीलिए आते हो क्योंकि मैं तुम्हें नापसंदीदा हकीकतें बताती हूँ। वो उसी प्रोफेशनल लेकिन नरम अंदाज में कह रही थी। तुम उसको तब भी छोड़ के चले गए थे जब उसकी जिंदगी में ज़ियाद नहीं था। तुम कई माह उसकी नौकरी करते रहे, लेकिन तुमने उससे किसी किस्म का ताल्लुक इस्तवार करने की कोशिश नहीं की। तुमने जानबूझ के कभी उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया। तुम मुसलसल उससे दूर भागने की कोशिश करते रहे थे। माहिर फरीद खामोश रहा, इसीलिए वो 1 साल से उसके पास नहीं आया था। उसे यास्मीन से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसके बाद तुम्हारे पास कई मौका आए जब तुम उसके लिए कोशिश कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं की। मैं नहीं कह रही कि उसकी शादी रोकते, लेकिन तुमने उससे शादी करने की कोशिश भी नहीं की। तुम कभी भी उसको अपनाना नहीं चाहते थे। माहिर, क्या मैं दुरुस्त हूँ? उसने बहुत सा थूक निकला, मगर जवाब नहीं दिया। बस
छत को देखे गया। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि इंसानों को उनके फ्रेम में रख के देखो। अगर तुम उस लड़की के जूतों में खुद को रख के देखो तो उसने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम्हारा कोई ना कोई झूठ या फरेब उसके सामने आता रहा। तुमने कभी माफी नहीं मांगी। तुम चाहते थे वो तुम्हें कभी माफ ना करे, ताकि तुम्हें उसको बताना ना पड़े कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, क्योंकि अगर बात यहाँ तक आई तो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी और तुम ये नहीं चाहते थे। उसने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। वो अब चाहता था कि यास्मीन खामोश हो जाए। उसने ज़ियाद को तुम पे तरजीह नहीं दी। तुम कभी उसका ऑप्शन ही नहीं थे, क्योंकि लड़कियां कमिटमेंट मांगती हैं और तुम हर दफा उसको छोड़ के फरार हो जाते थे। ऐसे शख्स पे कोई लड़की भरोसा नहीं कर सकती। उसके बरअक्स ज़ियाद ने बेशक बहुत चालें चली, लेकिन उसने अपनी महबूब लड़की के लिए कोशिश की। उसने उसको प्रपोज किया, उसको अंगूठी पहनाई, उसने कमिटमेंट जाहिर की। तुमने नहीं की। मेरा मसला ये नहीं है कि उस लड़की ने जिससे शादी की वो कितना बुरा या अच्छा इंसान है। वो लड़की मेरी क्लाइंट नहीं है, तुम मेरे क्लाइंट हो। मेरा मसला ये है कि तुम्हें पहली दफा कोई लड़की मिली जो तुम्हें इतनी अच्छी लगी, फिर भी तुम उससे भागते रहे। क्यों? तुम खुद बता दो। तुम मुझे पढ़ने में अच्छी हो। उसकी आंखें बंद थी। अब हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ यास्मीन की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि तुमने अपनी माँ को दिल से कभी माफ नहीं किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बहुत बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजारा है। हमारे माँ बाप बाज़ औक़ात हमारे अंदर ऐसे ट्रॉमा छोड़ जाते हैं जिनके असेब हमें सारी उम्र डराते हैं। राबेल ने जो किया उसके बाद से तुम्हारा शादी और मोहब्बत से एतबार उठ गया है। फिर शम्स ने जैसे तुम्हें एक साइको पेशेंट करार दिया और तुमने देखा कि कोई तुम्हारा एतबार नहीं करता, सो तुमने अपना एतबार करना भी छोड़ दिया है। इसलिए तुमने कशमाला को अपनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक एक करके सारे रिश्ते तुमसे खो गए और तुम्हें लगता है कि जो भी मेरी जिंदगी में आएगा मैं उसको खो दूंगा। वो बंद आंखों से बुड़बुड़ाया। बिल्कुल, और क्योंकि तुम अपना एतबार नहीं करते इसलिए तुम्हें लगता है तुम पे कोई एतबार नहीं करेगा, और तुम जिससे भी शादी करोगे वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। वो तुम्हारी माँ जैसी बन जाएगी या तुम उसके लिए शम्स बन जाओगे। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? बंद आंखों से चेहरे को इस बात में जुम्बश थी। तुम मेरा जहन कैसे पढ़ लेती हो यास्मीन? वो धीरे से मुस्कुराई। इस काउच पे हर रोज मेरे सामने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग बैठते हैं माहिर। मैं तुम्हें अंदर बाहर से देख सकती हूँ। जब तक तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगे तुम किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दोगे। उसने आंखें खोली और छत को देखते हुए एक गहरी सांस खारिज की। मैं उसको मिस करता हूँ, जैसे एतराफ किया। दूर अंदर मेरी ख्वाहिश है कि उसकी अपने शोहर से ना बने और वो अपनी गलती पे नादम होकर मेरे पास वापस आ जाए। नहीं माहिर, तुम अंदर से ये नहीं चाहते कि उसका घर खराब हो। मैं वाकई यही चाहता हूँ। गलत बात है लेकिन ऐसा ही है। नहीं, तुम समझते हो, तुम ये चाहते हो, लेकिन वक्त साबित करेगा तुम नहीं चाहते वो दोनों अलग हों, क्योंकि उसके शोहर में जितनी बुराइयां हों उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कोशिश की है जो तुमने नहीं की। वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे। तुम उनकी एग्जीबिशन से बाहर हो और तुम इस हकीकत को कबूल करना होगा। पता नहीं, उसने गहरी सांस ली, फिर चेहरा कदरे मोड़ के उसे देखा। वो घुटनों पे नोटबुक रखे हुए थी। उसके नाखून पॉलिश होने वाले नाखून नोटबुक का किनारा मरोड़ रहे थे। वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे। तुम उनकी एक्वेशन से बाहर हो और तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना होगा। पता नहीं, उसने गहरी सांस ली, फिर चेहरा कदरे मोड़ के उसे देखा। वो घुटनों पे नोटबुक रखे हुए थी। उसके नाखून पॉलिश वाले नाखून नोटबुक का किनारा मरोड़ रहे थे। मैं क्या करूं यास्मीन? खुद से सच बोलो और उस लड़की को अपने हाथ से जाने दो। वो पहले ही चली गई है। वो उदासी से मुस्कुराया। नजरें यास्मीन के नाखूनों पे थी। उसने सुर्ख नेल पॉलिश लगा रखी थी। लेकिन तुमने इस बात को कबूल नहीं किया कि जरूरी नहीं है अच्छे लोगों को मोहब्बत भी अच्छे लोगों से हो। लेकिन वो हैंडसम नहीं है। वो माथे पे बल लिए बुड़बुड़ाया। यास्मीन को सुनाई नहीं दिया। चेहरा आगे किया। क्या? माहिर ने सर झटका। कुछ नहीं, वो दफ्तर। वो ठहरा। निगाहें उसके नाखूनों पे जम गई जो नोटबुक के सर वर्क का कोना मरोड़ रही थी। अगले ही लम्हे वो बिजली की तेजी से सीधा हुआ। जूते फर्श को छूने लगे। किताब का सर वर्क। क्या?
वो नासमझी से उसे देखने लगी। वो सुर्ख टुकड़ा किसी बारीक किताब के सर वर्क का कोना है। फिर जल्दी जल्दी वजाहत की, हलाल ने मुझे कुछ भेजा था, वो किसी किताब का हिस्सा है, मुझे वो किताब तलाश करनी है, मुझे जाना है, सॉरी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। यास्मीन ने मुस्कुरा के नोटबुक बंद की और इस बात में सर हिलाया। उम्मीद है तुम मुझे कॉल करोगे और हर हफ्ते मेरे पास आओगे, गायब नहीं हो जाओगे। तमाम तमाम, वो तशक्कुर से कहता तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अब वो किताब ढूंढनी थी जिसके सर वर्क का वो टुकड़ा था। अगर वो उस किताब को तलाश कर ले तो वो हलाल तक पहुंच जाएगा। यानी तुम्हारे कोई पछतावे नहीं हैं। वो दोनों अभी तक लाउंज के सोफे पे बैठी थी। खिड़कियों के बाहर शाम उतर रही थी। ज़ियाद के आने का वक्त होने वाला था। रामीन के शोहर की वापसी भी मुतवक्का थी। नहीं, ज़ियाद एक अच्छा शोहर है। हाँ, वो इंस्टाग्राम वाले कपल्स की तरह नहीं है। वो मेरे लिए हर रोज फूल नहीं ला सकता। उसका मूड खराब भी होता है और हमारी खटपट भी हो जाती है। यानी वो नॉर्मल शोहर है, हकीकी शोहर, जैसे शोहर होते हैं। रामीन हंस के बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। हाँ, हम एक नॉर्मल कपल हैं और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी माँ की बीमारी और डेथ का दौरानिया बहुत दिक्कत से काटा है और अब मैं सबको, इस जादूगर और ताकुबकार सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई हूँ। मैंने नई जिंदगी शुरू कर ली है। वैसे ज़ियाद से माहिर फरीद को क्या मसला हो सकता है? रामीन की सुई वहीं अटकी हुई थी। मालूम नहीं, लेकिन उसकी मंगेतर के घर वालों ने उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर लिया था। यानी वो लोग चाहते थे कि कानून उनको माहिर फरीद से तहफ्फुज दे। तुमने कभी ज़ियाद के मंगेतर के घर वालों से बात करने की कोशिश नहीं की? आखिर उनकी क्या कहानी थी? उसे तजस्सुस हुआ। नहीं रामीन, ये गैर इखलाकी हरकत है कि मैं ज़ियाद की पीठ पीछे उसकी पुरानी मंगेतर को खोजूं। ज़ियाद को जो बताना होगा खुद बता देगा। फिर वो ज़ियाद का माजी था जो उसका तजस्सुस नहीं करना चाहिए। और कैफ, रुक के तसी की, यानी माहिर, तो मैंने उसे माफ नहीं किया, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से बेजार है। वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ता है? वो इस्तांबुल में रहता है। हम दो मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग हैं। समंदरों का फासला है हमारे दरमियान। मेरा नहीं ख्याल अब हमारा जिंदगी में कभी सामना होगा। फोन बजने लगा तो उसने चाय का कप रखा और मोबाइल निकाला। मोहित की कॉल आ रही थी। उसने फोन साइलेंट करके एक तरफ डाल दिया। वो दोस्त के घर आई थी, मोहित से बाद में बात कर लेगी। वापस रामीन की तरफ तवज्जो हुई कि सिलसिला वहीं से शुरू करे जब मैसेज टोन सुनाई दी। मैसेज, मोहित का एक मैसेज आया था। क्या तुम और माही अगले माह के वक्त तक इस्तांबुल आ सकती हो? वो हैरान रह गई। क्यों, क्या इमरजेंसी है? उंगलियां टाइप करने लगी। मैं शादी कर रहा हूँ। उसके आबरू इस्तजाब में उठे और लब खुल गए। इससे पहले कि वो अगले अल्फाज टाइप करती, समातों में वही आवाज गूंजी, बिना नगमे के म्यूजिक, वही एक धुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो चौंक के दाएं बाएं देखने लगी। रामीन उस आवाज से बेखबर चाय के बर्तन उठा रही थी। ये आवाज करीबन 5 हफ्तों बाद सुनाई दी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कमरा सफेद दीवारों सी बना था। उसमें एक कैन के क्राउन वाला सिंगल बेड रखा था। सामने एक छोटी सी अलमारी और स्टडी टेबल बनी थी। उसका रंग गुलाबी और हल्का जामनी था। बुक शेल्फ के खाने खाली थे सवाए चंद किताबों के। वहां कुछ ना था। दीवारें भी किसी किस्म के डिकोर से खाली थी। 3 दीवारों में कोई खिड़की, कोई रोशनदान ना था। चौथी दीवार में एक दरवाजा था जिसके अंदर की तरफ कोई चुटखनी ना थी। चुटखनी का निशान अलबत्ता मौजूद था, जैसे उसे निकाल दिया गया हो। सिर्फ एक हैंडल लॉक था जो बाहर से बंद होता था। बेड इस वक्त नफासत से बना था और खाली था। सामने स्टडी टेबल की कुर्सी अलबत्ता खाली नहीं थी। उस पे वो बैठी थी। उसने दोनों कोहनियां मेज पे रखी थी और उसका चेहरा किसी शय पे हल्का सा झुका था। वो दोनों हाथों से कुछ कर रही थी। उसकी जिसामत काफी दुबली पतली थी और लंबे घुंघराले बाल कमरे के नीचे तक आ रहे थे। बालों में कोई पिन नहीं थी, कोई बैंड नहीं था, वो बस खुले थे। उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी और उसने टाइट्स के ऊपर टॉप पहन रखा था जो उस पे कदरे ढीला था। दफ्तर वो गहरी सांस लेकर सीधी हुई, गर्दन दाएं तरफ मोड़ी जहां दरवाजा था। उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। उसकी आंखें भूरी थी और पलकें लंबी और मुड़ी हुई। टोड़ी पे जख्म का एक निशान था जो मंदमिल हो चुका था। उसने एक नजर बंद दरवाजे को देखा। बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी।
वो दम साधे सुने गई। यहाँ तक आवाज दूर चली गई। वो पीछे को हो बैठी। अब उसके सामने मेज पे रखी शय वाज़िया हुई। वो एक नन्हा सा म्यूजिक बॉक्स था जिसका ढक्कन खुला था। उसकी चाबी टूट गई थी, लेकिन 5 हफ्ते की मेहनत के बाद हलाल शम्स ने उसे जोड़ लिया था। उसने एक नजर दरवाजे को देखा, फिर धीरे से चाबी घुमाई। म्यूजिक बॉक्स में एक छोटा सा टावर बना था जिसके ऊपर रापंजल अपने बाल लटकाए बैठी थी। चाबी छोड़ते ही टावर गोल गोल घूमने लगा और धुन बजने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो पीछे हो के बैठी और सीने पे बाजू लपेट लिए। अब वो आराम से बैठी रापंजल को गोल गोल घूमते देख रही थी। स्टडी टेबल पे दीवार के साथ चंद सेंटेड कैंडल्स रखी थी। उनकी मोम काफी नीचे तक जा चुकी थी। साथ कॉपीज और रंगीन पेंसिल्स भी मौजूद थी। ऊपर बने शेल्फ में चंद बेतरतीब किताबों के साथ एक सुर्ख रंग की पतली सी किताब रखी थी जिसके सर वर्क पे बहुत से फूल बूटे बने थे। उसके सर वर्क का कोना फटा हुआ था। वो बच्चों का नौरानी कायदा था।